तो अगला सवाल है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस। तो बेसिकली अपने को क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून। तो ठीक है, मून की इमेज बनानी है कॉनकेव मिरर में जिसकी फोकल लेंथ गिवन है। तो एक हल्का सा रफ सा फिगर बना लेते हैं। मान लिया ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, पहले बता चुका हूँ। गिवन है 11.4 मीटर, तो माइनस 11.4 मीटर लिख देंगे। अच्छा, और क्या गिवन है, इमेज बनानी है मून की और उसका साइज बताना है, यानी डायमीटर बताना है। तो डायमीटर ऑफ मून इज गिवन, ठीक है। और क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन। तो बेसिकली अपने ये मान लेते हैं कि जो मिरर पड़ा हुआ है वो अर्थ के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो अर्थ से जो मून की डिस्टेंस होगी वही मून से मिरर की डिस्टेंस को मान लेंगे अपने अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मान लिया कि मून कहीं यहाँ पड़ा है, ठीक है, बहुत दूर है ये, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर होगा ना वही इसकी हाइट का काम करेगा, तो वही इसके साइज का काम करेगा। तो इसको हम h1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपने को क्वेश्चन में और क्या दे दिया, अपने को h1 दे दिया, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया बेसिकली। तो डायमीटर ऑफ द मून के बराबर हो जाएगा ये। तो दैट विल बी इक्वल टू 3450 किलोमीटर को सब कुछ एक ही यूनिट में ले लो तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10³ मीटर, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी कि मिरर के पोल से लगभग डिस्टेंस हम 3.8 इंटू 10⁴ किलोमीटर मान लेते हैं। लगभग क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही पड़ा होगा। अर्थ से मिरर की जो डिस्टेंस होगी वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम द मून बहुत छोटी होने वाली है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मान लेते हैं जितनी पोल से मून तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये अपने को u दिया हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी इधर ही होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो u विल बी इक्वल टू -3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, फिर से उसको मीटर में बदलना है तो इंटू 10⁵ और लगा दिया तो मीटर, ठीक है। अब एक बार के लिए सब कुछ मीटर में कन्वर्ट हो गया तो अब एक बार यूनिट नहीं लगाएंगे, एंड में जब आंसर आ जाएगा तभी यूनिट यूज करेंगे, तब तक के लिए सीधा न्यूमेरिकल वैल्यूज डालेंगे ईज के लिए, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, डायामीटर ऑफ द इमेज पूछा है। तो आप सोचें इमेज किस तरह बनेगी। इमेज मान लिया ऐसी कुछ यहां बन गई, ठीक है। मान लिया ये इमेज बनी है, तो इमेज का ये जो डायामीटर होगा वही उसका हाइट होगा। तो यहां से h2 को इमेज का डायामीटर मान लेते हैं। तो बेसिकली अपने को इमेज का हाइट पूछा है, h2 अपने को पता करना है, ठीक है। ये सवाल है, तो आगे बढ़ते हैं फिर सॉल्व करने के लिए। h2 पता करने के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। h1 h2 एक साथ कौन से फॉर्मूला में आते हैं, एक फॉर्मूला होता है अपने पास h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में भी देख लेते हैं क्या क्या पता है अपने को। h1 पता है, ठीक है, u पता है, v नहीं पता। अगर अपने को v पता चल जाए तो अपने ये बोल रहे हैं कि अपने h2 का वैल्यू पता कर सकते हैं। और v का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, f दिया हुआ है, u दिया हुआ है। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले v का वैल्यू फटाफट निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v के फॉर्मूला का भी अपने शॉर्टकट निकाल रखा है। फॉर्मूला का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है uf/u-f, ये हमने शॉर्टकट बना रखा है। फटाफट वैल्यू डाली, u का वैल्यू विद साइन वैल्यूज डालनी है, बहुत बार बता चुका हूँ। तो विद साइन वैल्यू -3.8 इंटू 10⁵ इंटू 5 मिलके 8 हो जाएगा। f का वैल्यू विद साइन -11.4 डिवाइडेड बाई, नीचे आया u का वैल्यू -3.8 इंटू 10⁸, फिर -11.4, तो ये +11.4 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ा है 11.4 की कंपैरिजन में। 3.8 इंटू 10⁸ ये तो लाखों में है वैल्यू, करोड़ों में है। 10⁷ यानी बहुत सारी 7 जीरो है, उसमें अगर 11.4 जोड़ोगे भी तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। इसलिए अपने क्या कर रहे हैं कि 11.4 को तो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इसको तो हमने इग्नोर कर दिया। तो लगभग अपने पास वैल्यू क्या बचेगी,
ऊपर बचेगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 3.8 इंटू 10⁻8 इंटू 11.4 डिवाइडेड बाई, सिर्फ ये बचेगा डिनोमीटर में, माइनस 3.8 इंटू 10⁻8। ये तो पूरा एज इट इज़ कैंसिल हो गया। तो अपने पास v का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आया, ये वाला माइनस मिला के -11.4, और यूनिट मैंने बोला था एंड में लिखेंगे, तो वो हो गया मीटर्स। तो ये डिस्टेंस आ गया, इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पोल से -11.4 यानी मिरर के सामने 11.4 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। यानी कि फिगर में देखें तो ये डिस्टेंस आया 11.4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये तीनों वैल्यूज जो अपने को पता चल गई, u, v और h1 की वैल्यू पता लग गई, तो h2 का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इस फॉर्मूला में डाल देता हूँ, कलर चेंज करते हैं। h2 का वैल्यू हो जाएगा -v/u इंटू h1। h1 क्या है, मून का डायमीटर, माइनस v की जगह डाला 11.4, ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई u का वैल्यू है -3.8 इंटू 10⁻8 मीटर में, इंटू h1 का वैल्यू अपने को दे रखा है 3450 इंटू 10⁻3 मीटर। ये सब कुछ मीटर में आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करूं तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁻3 से 10⁻8 कटा तो 10⁻5 बचा। ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट से 11.4 का डेसिमल पॉइंट उड़ा दिया। ठीक है, फिर अपने पास क्या बचा, 114। अच्छा, नीचे 38 है, तो अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से देखोगे, करके देखना, 38 को 3 टाइम्स करोगे तो 114 बनेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, एक ये नीचे से माइनस बचा, ऊपर बचा 3 इंटू 3450 अपॉन 10⁻5, ये बचा अपने पास। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे 345 इंटू 3 फटाफट कर लिया, 345 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 135 प्लस 900, कितना बना, 1035, ये आ गया। ठीक है, तो H2 का वैल्यू यहाँ से क्या बना, H2 का वैल्यू आया 10350, एक जीरो यहाँ से आ गया, अपॉन 10⁻5, यानी नीचे भी 5 जीरो हैं, तो माइनस ऑलरेडी एक था बाय डिफ़ॉल्ट, तो -0.1035, ये आपका H2 का वैल्यू आ गया। तो आप देखो कितना छोटा वैल्यू आया है, मीटर्स में आया ये आंसर। तो इसका मतलब है कि मून का जो इमेज बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल मून। तो मून को अगर एक मिरर में देखें, कॉनकेव मिरर में, तो उसका इमेज जो बनेगा उसके 11.4 मीटर उसके फ्रंट में बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, उसका डायमीटर भी आपके सामने आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर whose radius of curvature is 0.8 मीटर। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, वो भी कॉनकेव है, आपको दे रखा है। ठीक है, तो अगर फिगर बनाना चाहें तो मोटा मोटा बना लेते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने। तो एक कन्वर्जिंग बीम है। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो एक बार बीम बना लेते हैं। इस तरह की बीम है। ठीक है, बीम की 2 रेज बना लेते हैं कोई भी, तो ये 2 रेज बना ली। ठीक है, तो उसने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 0.8 मीटर, तो r बराबर मीटर, 0.8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और कॉनकेव मिरर है तो माइनस आ जाएगा एक। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ से फटाफट निकाल ली, इसका हाफ -40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। अच्छा, इसके बाद अब रेज रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर से
रिफ्लेक्ट करा दी, ये लो, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम मान लिया हमने आई रख दिया, क्योंकि यहीं पे इमेज बनेगी। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को इमेज बोलते हैं, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो उसने क्या पूछा है कि उस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो बेसिकली वी पूछा है हमसे, सीधा सीधा वी पता करना है, यानी इमेज की पोल से डिस्टेंस क्या होगी ये पता है, ये पता करना है, ठीक है। और क्या आगे गिवन है, इफ द एक्सटेंशन ऑफ द इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट एट ऑप्टिकल एक्सिस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर्स पोल, ठीक है। वो कह रहा है कि जो रेज आ रही हैं, अगर मैं इंसिडेंट रेज को आगे एक्सटेंड करूं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं वो 40 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, पोल से। इसकी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर आपको दे दी है। तो आपको बेसिकली क्या दे दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी कैसा, वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी आपको u दे दिया है। u कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो प्लस का 40 सेंटीमीटर, ये u हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। v निकालना है, f पता है, u पता है, तो v का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाया, u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ, वैल्यूज डाल दी, u का वैल्यू 40, f का वैल्यू भी 40 माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 40, यानी 40 प्लस 40 80 हो जाएगा। तो 40 इंटू 40 अपॉन 80, नीचे एक माइनस आ जाएगा बाहर, 40 से काटा 2 बार तो बचा अपने पास -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये v का वैल्यू आया। इसका मतलब, नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा, बिल्कुल सही है, वो तो अपने को वैसे भी पता चल रहा था। तो इसका मतलब है कि मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी। यही पूछा था, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, यानी इमेज की पोजीशन पूछी थी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन द फिगर शोन फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट ऑन मिरर M1 एंड देन ऑन मिरर M2। तो अपने को टोटल मैग्निफिकेशन बताना है, तो होगा क्या देख लेते हैं। फिगर को देखते हैं ध्यान से ज़रा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है पूरा, इसका नाम मान लिया O रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, 2 सक्सेसिव इमेजेस बनानी है और टोटल मैग्निफिकेशन बताना है। तो पहले क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मिरर M1 से इमेज इसकी देखनी है फर्स्ट। तो M1 में मान लिया इसकी इमेज कहीं अपने को नहीं पता कहाँ बनेगी, मान लिया यहाँ बन गई। तो ये जो इमेज बनी इसका नाम मान लिया मैंने I1 रख दिया। तो ये जो इमेज बनेगी ये सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज I1 बनी, दिस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर M2 मिरर, ठीक है, दूसरे वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फिर इसको ऑब्जेक्ट लेके दूसरे वाले मिरर में फिर से मिरर फॉर्मूला लगा के दूसरे वाले के लिए उसका सेकंड इमेज I2 का पोजीशन पता कर लेंगे। मान लिया कि वो यहाँ कहीं बनेगा, अपने को नहीं पता कहाँ बनेगा, ऐसे ही एक बार, ये तो रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको कि करना क्या है, ठीक है। फिर M1 निकाल लिया, पहले वाले मिरर में U और V दोनों पता चल गए तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। फिर दूसरे वाले इमेज के लिए, दूसरा जो सेकंड मिरर से इमेज बनाया उसके लिए U और V दोनों पता चल गए, तो वहां से भी सेकंड वाले मिरर से कितना मैग्निफिकेशन हुआ वो पता चल गया। दोनों का मैग्निफिकेशन पता चल गया, तो फिर टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टोटल मैग्निफिकेशन M। मान लिया टोटल मैग्निफिकेशन को M से लिख दिया, तो M1 इंटू M2 दोनों के इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। तो एक बार अपने इस प्रोसीजर को पकड़ के चलते हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को मिरर M1 में इमेज बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो U का वैल्यू नेगेटिव लेना है, तो पहले तो U1 बोल देते हैं उसको। U1 का वैल्यू 30 दे रखा है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला 30 M1 से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है। पहले वाले मिरर
का फोकल लेंथ f1 बोल देते हैं, दूसरे वाले का f2 बोल देते हैं। तो f1 का वैल्यू -20 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से फटाफट v1 निकाल लेते हैं, यानी कि इमेज i1 का पोल से डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया u1 इंटू f1 अपॉन u1 माइनस f1। तो वैल्यू डाला तो आएगा 600, ऊपर तो -30, फटाफट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। -30 को -20 से फटाफट मन में ही कैलकुलेट कर दिया। फिर नीचे बचेगा -30 + 20, वैल्यूज डालेंगे तो ये बचेगा -10, तो बचा अपने पास -60। फटाफट कैलकुलेशन करनी है, -60 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने इमेज I1 बनाया ये सही नहीं है। रियलिटी में इमेज I1 यहाँ नहीं बनेगी। इमेज I1 कहाँ बन रही है, माइनस यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगी, इसके पोल से इस तरफ लेफ्ट साइड में बनेगी। कितनी सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पे। तो इससे लेफ्ट साइड में चले तो यहाँ तक, दूसरे मिरर के पोल तक तो 40 हुआ, तो उससे 20 और आगे चलते हैं। मान लिया इस पॉइंट पे पहुँचे तो ये I2 नहीं होगा, यहाँ पे I1 बनेगा। और ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस 20 है, 20 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 60 हो गया। मतलब कौन सा डिस्टेंस, पहले वाले मिरर के पोल से जो डिस्टेंस है ये 60 सेंटीमीटर है, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो इमेज I1 बना ये सेकंड वाले मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। सेकंड वाले मिरर से इमेज बनाने से पहले अपने क्या करते हैं, फर्स्ट मिरर से मैग्नीफिकेशन कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला हमने, मैग्नीफिकेशन बाई फर्स्ट मिरर या M1 भी बोल सकते हो। तो उसका वैल्यू स्मॉल m1 कितना होगा, फॉर्मूला होता है -v/u। तो v का काम v1 कर रहा है, u का काम u1 कर रहा है। तो v आया -60, तो विद साइन डालना है, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस v के ऊपर है, v के अंदर है। u1 का वैल्यू भी -30 है, तो देखो ये -2 बचा मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन -2 आने का मतलब समझते हो, नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा। मैग्नीफिकेशन यदि नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा, और 1 से बड़ा आ जाए इसका मतलब लार्ज बनेगा। यानी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब इमेज का साइज डबल बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 आता तो अपने बोलते इमेज का साइज 3 बनेगा। तो मान लिया मैग्नीफिकेशन का वैल्यू -4 आया, तो अपने बोलेंगे एक तो इमेज माइनस देखते ही इन्वर्टेड बनेगा, प्लस उसके साथ साथ मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 4 आया, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 4 टाइम्स होगा। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन अपने को यहां तक मिल गई इससे, ठीक है। अब सेकंड वाले मिरर के लिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं अपने पास, ठीक है। तो सेकंड वाले मिरर से I1 की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, I1 इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो u होती है, तो इसको अपने u2 बोल देते हैं। तो u2 का वैल्यू आ गया इस बार ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द मिरर है, तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से कभी भी रे निकल नहीं पाती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ आती है हमेशा। तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे एक्चुअली में किधर होगी, इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है। अगर मैं इंसिडेंट रे दिखाऊं तो वो इधर से रिफ्लेक्ट होके कहीं पहुंच जाएंगी। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अच्छा, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस बार लेफ्ट साइड पे है। अगर लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीजें होंगी पोल के लेफ्ट साइड वाली चीजों को पॉजिटिव लेना है, +x लेना है, यानी कि इस डायरेक्शन को हम +x लेके चलेंगे और इसके ऑपोजिट वाली को नेगेटिव लेके चलेंगे। इसका मतलब u का वैल्यू पॉजिटिव हो गया और डिस्टेंस कितना है 20 +20 सेंटीमीटर। f2 का वैल्यू अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। u2 का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर, f2 का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। v2 का वैल्यू निकालने के लिए फटाफट फॉर्मूला लगा दिया u2 इंटू f2 अपॉन u2 माइनस f2। वैल्यू डाल दिया 20 इंटू 10 200, 20 माइनस 10 10, तो बचा 20। ये v2 का वैल्यू आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो फटाफट से मैग्नीफिकेशन बाय
सेकंड मिरर निकाल लेते हैं, एक सेकंड। मैग्निफिकेशन बाय M2 मिरर, ठीक है, उसको बोल दिया मैंने M2 बोल दिया, तो वो कितना हो जाएगा -V2/U2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो फटाफट। तो V2 का वैल्यू कितना है 20, माइनस ऑलरेडी है 20, U2 का वैल्यू भी 20, तो वैल्यू आ गया -1, ठीक है। तो ये M2 का वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड बना। इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड बना। और माइनस से पता चला इन्वर्टेड, और 1 का मतलब सेम साइज का बना। अब ये अपने डायरेक्टली भी देख सकते हैं, कैसे पता चला सेम साइज का बनेगा। देखो F2 का वैल्यू 10 है तो U2 का वैल्यू 20 है। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी, याद रखनी है ये वाली बात, आगे चल के फिर से समझाया जाएगा जब अपने थोड़ी देर में रे डायग्राम एनालिसिस करेंगे, तो उसके अंदर आपको समझाया जाएगा कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, ठीक है, और उतने ही साइज का बनता है। कॉनकेव मिरर होता है तो वो इन्वर्टेड बनता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो भी इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे इस चीज का। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल मैग्निफिकेशन पूछा अपने से आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो टोटल मैग्निफिकेशन का मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूला बता चुका हूं। टोटल मैग्निफिकेशन को मान लिया हमने M बोल दिया। तो बेटा अगर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो हमेशा इंडिविजुअल मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा उनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ फाइनल इमेज तक, तो उन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो टोटल मैग्निफिकेशन के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां से अपने क्या कर रहे हैं, बेसिकली M1 और M2 को विद साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास 2 ही सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हुए हैं। तो M1 का वैल्यू पीछे चल के देख लेते हैं कितना आया था। M1 का वैल्यू यहाँ पे -2 आया था। M1 का वैल्यू डाला -2, M2 का वैल्यू है -1, तो अपने पास टोटल मैग्निफिकेशन आ गया 2। इसका मतलब पहले एक बार इन्वर्टेड इमेज बनी, फिर वो इन्वर्टेड इमेज की दोबारा से इन्वर्टेड होगी तो वापस से सीधी होगी, इरेक्ट हो गई, इसीलिए टोटल मैग्निफिकेशन जो आया है वो पॉजिटिव आ गया। यहां से क्या पता चला कि जो 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही बनेगी, मतलब इरेक्ट बनेगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साइज से डबल बनेगी। 2 से ये पता चल रहा है मैग्निफिकेशन 2 का मतलब साइज डबल होगा, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीछे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द पैरेलल इंसिडेंस रे, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंस रे। तो यहाँ पे फिगर बना रखा है, कॉनकेव मिरर और एक इंसिडेंस रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फॉर विच रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा है तो अपने को यहाँ पे पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से मैंने बोला था कि ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल अपने आप आई हो जाएगा। और अगर ये वाला एंगल आई हो गया तो अपने को क्लियरली पता है कि अगर ये पैरेलल आ रही है, ये 90 है, तो पक्का ये वाला एंगल भी 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली रे और ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंसिडेंट रे के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से सीधा सीधा अपने को पता चल गया कि 2i का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ से i का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, ठीक है। दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो आपको कॉनकेव मिरर का पूरा
रे डायग्राम का पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे इमेज कब बनती है, किस तरीके से बनती है, रियल कब बनती है, इमेजिनरी कब बनती है, वर्चुअल कब बनती है। इस तरह की सारी एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से तसल्ली से देखना। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आए तो वापस पीछे जाके थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, क्लियर करो, फिर ही आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस, उसका फोकस। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज फोकस, और ये 2f हो गया। ठीक है, 2f यानी फोकस की डबल डिस्टेंस, यानी इसी पॉइंट को हम C भी बोल सकते हैं। यही वाला पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। ठीक है, 2f भी लिख देते हैं हम, ज़्यादातर लेंसेज में यूज़ करते हैं, लेकिन अपने C भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, और पोल तो सबको पता ही है, ये पोल होता है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, अपने मोशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को किधर ले जाने से इमेज किधर जा रहा है। सबसे पहले मान लिया मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, ये मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा। अगर ध्यान से देखोगे तो उसका इमेज देखो कहाँ बना, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे पड़ा है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, और उसका इमेज देखो कहाँ बना, फोकस पे। देखो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आया, उसका इमेज यहाँ पे देखो साथ में अपीयर हो रहा है इस जगह पे, फोकस पे। तो ये इमेज जो है हमेशा पॉइंट इमेज बनेगा फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। और ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों रियल है, क्योंकि वो मिरर के सामने पड़ा हुआ है, मिरर के सामने पड़ा हुआ है, इस वजह से। ये वाला मिरर का फ्रंट साइज है और ये वाला मिरर का बैक साइड है। तो फ्रंट साइड पे यानी रिफ्लेक्टिंग साइड पे पड़ा हुआ है, तो इस वजह से रियल ऑब्जेक्ट है। तो इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा उसका पॉइंट इमेज बनेगा फोकस पे। कैसे बनेगा वो अपने आगे चल के दोबारा से रे एनालिसिस को, रे चला के पूरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए फिर से इमेज बना के देखेंगे। एक बार के लिए समझने के लिए याद कर लो ये वाली बात। मान लो कि फोकस पे पॉइंट इमेज बनेगा हमेशा। फिर देखना, मान लिया मैंने इसी ऑब्जेक्ट को, इसका साइज चेंज बिना किए हुए, इतना ही साइज रखते हुए इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा। देखो इमेज का क्या हुआ, यहाँ पे देखना, इमेज फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ गई और किस तरफ बढ़ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर गई, और साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। और देखना थोड़ा और आगे बढ़ाया, फिर मैंने, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं हो रहा है बट इमेज धीरे धीरे बढ़ रही है। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज का साइज धीरे धीरे देखो बढ़ता चला जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गया तो उस समय देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाली बात बोली भी थी कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होगा तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा होगा कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही नीचे इमेज का साइज है। पता चल रहा है ये देख के, है ना। तो एक बार पीछे ले जाता हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ आपको यही वाली चीज। देखो इस बात को समझे। तो अब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज हमेशा छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, और उसका पोजीशन कहाँ बनेगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। क्या बोला मैंने, अगर ऑब्जेक्ट रियल है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और छोटा बनेगा, साइज भी छोटा होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदल रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया, किस तरह बढ़ाया, मिरर की पास बढ़ाया, तो देखो इमेज दूर शिफ्ट हो गया, दूर शिफ्ट हुआ और इमेज का साइज अब और बढ़ गया। ठीक है, अब इस बार इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया। और देखो फिर फोकस पे ले गए तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, यहां से लेके यहां तक इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को लगातार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाया, फिर फोकस के पास जब तक लाए जा रहा हूं, वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर जाता चला जा रहा है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से मिरर से दूर जाता चला जा रहा है और इमेज का साइज लगातार बढ़ रहा है। तो यहां से हमें क्या क्या पता चला कि पहली बात कि अगर
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यानी कि इधर होगा, तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड, छोटा एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। फिर दूसरी बात क्या पता चली कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट अगर f एंड 2f के बीच में हुआ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में लाई करेगा, तो इमेज हमेशा किधर बनेगा, इमेज हमेशा इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बनेगा कॉनकेव मिरर में, ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, ठीक है। ये वाली बात आपको सबको समझ आ गई होगी यहाँ से फिगर देख के। अच्छा, फिर क्या होगा अगर मैं ऑब्जेक्ट को और पास ले आऊं, मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस से भी और पास ले आया, तो अब इन्फिनिटी पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, इस तरफ इन्फिनिटी पे पहुंच चुका है इमेज, अब घूम के दूसरी तरफ आ जाएगा। कैसे, देखना, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया ऑब्जेक्ट को, घूम के देखो कहां पहुंच गया इमेज, दूसरी तरफ इन्फिनिटी से धीरे धीरे अब पास आना चालू होगा, ठीक है, धीरे धीरे पास आना चालू होगा। जैसे मैंने थोड़ा और पास लाया तो देखो अब इमेज का साइज छोटा हो रहा है धीरे 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 धीरे। अभी तक इमेज का साइज बढ़ रहा था, अब इधर से इमेज का साइज धीरे 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 छोटा होना चालू होगा। देखो और पास लाए, छोटा हुआ, और पास लाए, और पास, छोटा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां तक ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट फ्रंट में है, यानी रियल ऑब्जेक्ट था। तो ध्यान से कुछ चीजें और देख लेते हैं, एक बार पीछे जाते हैं। अब इमेज देखो, अभी तक यहां तक इमेज भी रियल था, देखो यहां तक इमेज भी रियल था। इस पॉइंट के बाद यानी ऑब्जेक्ट को अगर कॉनकेव मिरर के फोकस से थोड़ा सा आगे ले जाते हो तो इमेज इमेजिनरी बनना शुरू हो जाता है। देखो अब देखो, अब यहाँ पे पूरा फोकस से पोल तक ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी रख लो, हमेशा इमेज इमेजिनरी ही बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा। ये वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल इमेज तब बनेगा कॉनकेव मिरर में जब एक तो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। और देखो इस बार इमेज इरेक्ट बन रहा है, तो जो वर्चुअल इमेज बना वो इरेक्ट भी बना। ये कहानी समझ में आई अपने को यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं, अभी तक ये सारी कहानी कहाँ थी, जब हमारा ऑब्जेक्ट रियल था, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट साइड में था, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां पे हमने प्लेस किया हुआ था। लेकिन अगर मान लिया कि ऑब्जेक्ट ही इमेजिनरी हो जाए, मतलब रेज वेज आ रही हूँ और ऑब्जेक्ट ही फॉर्म हो रहा हो, ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, मतलब ऑब्जेक्ट भी पीछे की तरफ बस ऑब्जेक्ट की भी पिक्चर से दिख रही हो हमें, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। तो अगर यानी ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ शिफ्ट करूं तो क्या होगा, देखना जरा। देखो इस बार ऑब्जेक्ट पीछे शिफ्ट कर दिया तो इमेज पहले यहाँ पे थी, अब इमेज इधर चली गई, ऑब्जेक्ट इधर किया तो, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो दूर शिफ्ट कर रहा हूं, देखो हो रहा है, ऑब्जेक्ट दूर शिफ्ट कर रहे हैं तो इस बार इमेज और छोटी हो रही है, और छोटी हो रही है, फोकस तक छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सारी कहानी फोकस से ही शुरू हुई थी, फोकस पे जाके ही खत्म हो जाएगी। देखो इसके इन्फिनिटी से, इधर वाले इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को मूव कराते 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 फोकस तक लाए, तो ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस से मूव करते करते इन्फिनिटी पे पहुंच गई। फिर फोकस पे अब ऑब्जेक्ट आ चुका था, फोकस से अब दूसरी साइड मिरर के पास ले जाना चालू किया ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की तरफ। अब इमेज घूम के दूसरी तरफ इन्फिनिटी पे पहुंच गई, वहां से धीरे 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 फोकस की तरफ आ रही है और साइज छोटा होता जा रहा है। तो फोकस से ही कहानी शुरू हुई, फोकस पे ही खत्म हुई। तो देखो पीछे ले जाता हूँ वापस, देखो ये कहां से कहानी शुरू हुई थी, ये देखो यहां से शुरू हुई थी। इस बार थोड़ा आगे बढ़ाया, देखो फोकस से दूर ले जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा हूँ, बैक साइड की इन्फिनिटी की तरफ। तो देखो इमेज फोकस की तरफ आ रहा है, देखो पूरा देखो, देखा, ठीक है। इस बात को अगर फील करना चाहते हो ना, आई होप कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, रियल ऑब्जेक्ट की भी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की भी, कहाँ पे बन रहा है क्या बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इमेजिनरी हुआ, देखना जरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पूरे केस में यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेजिनरी है। तो अगर ऑब्जेक्ट इमेजिनरी है तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज सारे केसेस में अगर ऑब्जेक्ट इमेजिनरी है तो सिर्फ पोल एंड फोकस के बीच में होगा। और इमेज इमेजिनरी कब बनेगा, देखो पीछे चलते हैं, देखो अब इमेज इमेजिनरी बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस एंड पोल के बीच में। तो फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इमेजिनरी बनेगा, और अगर फोकस एंड पोल के बीच में इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट इमेजिनरी होगा पक्का। देखो कैसे,
देखो अब ऑब्जेक्ट इमेजनरी है तो इमेज देखो कहाँ बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है। तो ये सारी कहानी है। एक बार रिवाइंड करके शुरू से पूरी प्रोसीजर दिखा देता हूँ, कहाँ से शुरू किया था हमने। देखो सबसे पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट आया, धीरे 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 ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाए। अभी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। फोकस पे लाते ही, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच गया। फोकस से थोड़ा सा और आगे लेके गए तो इमेज घूम के दूसरी तरफ इन्फिनिटी पे पहुंच गया। फिर ऑब्जेक्ट को और पास पास लाते गए, पास पास लाते गए, दोनों पोल पे जाके मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो इमेज रियल बननी चालू हो गई। अब ऑब्जेक्ट पूरा इमेजनरी है और इमेज फोकस की तरफ मूव कर दी जा रही है। जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब इमेज कहाँ पहुंच जाएगी, फोकस पे। आई होप आपको सारी कहानी यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है। तो एक रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो इसके ऊपर। उसको समझने के लिए मैंने एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ रखी है जो सबके घरों में होती है, ठीक है। ये मम्मियाँ यूज़ करती हैं किचन में, तो सबके घर में होगी, कड़छी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इसमें देखना, इसका ये वाला जो साइड है, ये फ्रंट वाला जो साइड है जिसके अंदर चीज़ें भरते हैं हम, तो ये इसका कॉनकेव साइड हो गया, ये इसका कॉन्वेक्स साइड हो गया। तो हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो इस साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो घर में जाके, सबके घर में ये होगा, तो घर में जाके आप देखना, इसके फ्रंट साइड में ऐसे सामने रख के देखना तो आपको अपना इमेज दिखेगा इसमें। और मेरे को दिख रहा है अपना इमेज। आप घर जाके एक्सपेरिमेंट करना सारे के सारे, बहुत मज़ा आएगा। मुझे अपनी इमेज उल्टी दिख रही है, मतलब मैं बैठा तो सीधा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हेड नीचे है और लेग्स ऊपर है, तो मैं इन्वर्टेड नज़र आ रहा हूँ खुद को। अब मैंने क्या किया, फिंगर ऐसे पॉइंट करी तो मेरे को फिंगर दिख रही है। जैसे जैसे मैं फिंगर को पास लाता जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फिंगर इस कड़छी में से बाहर निकल रही है, मतलब रियल इमेज बन रही है। आप करके देखना, आपको पता चलेगा कि फिंगर बाहर की तरफ निकलती हुई दिखेगी। अब आप सोचें, ये जो कड़छी है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा सा होगा, ये पूरा स्फीयर ऐसा सा होगा, छोटा सा है ये। अब आप सोचें कि इसका सेंटर यहाँ कहीं होना चाहिए, है ना। इसका साइज देख के पता चल रहा है यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो फोकस यहाँ कहीं होगा। अगर सेंटर यहाँ है तो फोकस यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ कहीं फोकस है। तो आप देखना कि अगर आप यहाँ तक इमेज लाओगे ना, यहाँ तक फिंगर को लाओगे, तो आपको लगेगा कि इमेज आके आपकी फिंगर से टच हो गई, ऐसे ऐसे मिलती हुई नजर आएगी आपको। आप करके देखना, बहुत ही मजा आएगा। ऐसे मेरे को नजर आ रहा है, मैं यहाँ तक फिंगर ला रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि फिंगर पे इमेज आके टच हो गई, तो बाहर आती हुई नजर आती है इमेज। मतलब ऐसा नहीं दिखता कि पीछे इमेज नहीं दिखती, इमेज दिखती है आगे। और अगर आप थोड़ा ऐसे ऐसे फिंगर की इमेज बनाओगे, थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि इमेज आगे है और ये कड़छी पीछे नजर आएगी आपको। तो रियल इमेज कैसे दिखती है आपकी पूरी फील आएगी उसकी। फिर आप और आगे फर्दर लेके जाओगे तो आप देखोगे एकदम से इमेज बहुत बड़ा दिखेगा, फिंगर ऐसे पूरे एरिया में फैल जाएगा। फिर उसके बाद बिल्कुल पास में लेके जाओगे, बस ये हो गया, उसके बाद दिखना ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना, आगे चल के अपने इसके लिए भी देखेंगे, ठीक है। इसमें भी अपने को ऐसे ही दिखता है, पास में दूर तो इमेज छोटा दिखता है, जैसे जैसे पास जाते हैं इमेज बड़ा होता जाता है। ऐसे करके देखेंगे हम अभी थोड़ी देर में, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सबके घरों में होता है ये, तो आप घर में जाके चाहे चम्मच से भी कर सकते हो, चम्मच में भी आपको दिखेगा सेम ही चीज़, ठीक है। तो आपको फील आएगी कि रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज कैसे बनती है, आपको बिल्कुल रियल दिखेगी इमेज। चलिए, आई होप इतनी कहानी क्लियर हो गई है। तो इसका रे डायग्राम एनालिसिस रेज बना के कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कोई भी एक दो केसेस ले लेता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है या गलत है, ठीक है। जो पीछे मैंने कहानी बोली उसके प्रूफ्स ही देख रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो मान लिया कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख लिया, ठीक है। अब जो पीछे एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है देख के कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा और कहाँ बनेगा, इमेज पक्का F एंड C के बीच में बनना चाहिए कहीं पे, और छोटा भी बनना चाहिए। तो अगर ये वाली बात सही है तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने आपको बताया था कि इमेज बनाने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड रेज चलानी है। तो स्टैंडर्ड रे कौन सी होती है, एक तो पैरेलल वाली, एक जो फोकस से गुजरती है, एक जो सीधा पोल पे पड़ती है, और एक C से गुजरने वाली। तो अपने कोई भी दो बना लेते हैं। मान लिया मैंने एक तो
पैरेलल बना ली, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये पक्का फोकस से गुजरेगी, तो ये मेरी एक रे होगी, ठीक है, एक रे बना दी मैंने। फिर दूसरी रे मान लिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई बना दी, तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई बनाऊंगा तो वो पक्का मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये जहाँ पे टकराई इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो देखो क्या जो हमने बोला था वो बात सही है या गलत? इमेज इन्वर्टेड बन गया अपने आप, और छोटा भी बन गया, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी बन गया। तो ये एक चीज़ प्रूव हो गया। तो आप इस तरह और केसेस ले लेके अपने आप बना के देखो, बट अगर आप अपने आप बना के देखोगे तो बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से लेना कि एरर कम से कम हो, ठीक है ना। मतलब जैसे पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आप फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का लेना, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप सी रख दिया कहीं भी एफ रख दिया, तो वो अप्रोक्सीमेटली बराबर रखोगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, मतलब फिगर बनाने से सही आंसर आएगा, ठीक है।